नमस्कार साथियों, फौजी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इससे पहले की जो पिछली कक्षाओं में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करी थी दोस्तों। हाँ बिल्कुल, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन पर हमने चर्चा करी थी दोस्तों। अब कमेंट में कई भाइयों के, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर थ्योरेटिकल पार्ट भी लेके आओ। तो दोस्तों अब इंतजार खत्म हुआ। मैं 2-3 दिन से रेगुलर क्लास नहीं ले पाया इसी वजह से, क्योंकि सब कुछ तैयारियां चल रही थी। आज से आपकी रेगुलर टीमें थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उस थ्योरी के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ाए जाएंगे, एक एक टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पूरी बायो। हाँ दोस्तों, आपको फौजी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी और भी अदर सब्जेक्ट सर क्लास लेते हैं हमारे, मैथ की हो चाहे फिर वो जीके की हो। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना हम हमारे बिल्कुल टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। फिजिक्स आपको पता है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का, और साइंस के अंदर फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर भी अगर हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो दोस्तों वो होता है प्रकाश। हाँ दोस्तों बिल्कुल, उस चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? लाइट। तो हम सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है लाइट। तो दोस्तों हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, प्रकाश यानी लाइट। अगर कोई भाई नोट्स बनाना चाहता है तो वो भी इजीली नोट्स बना सकता है। मैं एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लिखूंगा, फिर उनको आप ऐसे एज इट इज अपनी कॉपी में पेन लेके बैठ सकते हो और एक अच्छे नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन प्रकाश अगर पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में एक लाइन तो सभी को पता होनी चाहिए कि आखिर सर ये प्रकाश है क्या चीज। तो दोस्तों प्रकाश, एक मान लीजिए अगर मेरे ऊपर ये चारों तरफ कमरे में लाइट है, अगर मैं लाइट स्विच ऑफ कर दूं या लाइट चली जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कमरे में अंधेरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कमरे में अंधेरा। आप मुझे देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। जैसे ही मैंने दोस्तों लाइट ऑन करी तो प्रकाश की किरण वहां से लट्टू से या ट्यूबलाइट से निकलेगी और मेरे फेस के ऊपर जैसे ही गिरेगी आपको मेरी शक्ल दिख जाएगी। इसका मतलब प्रकाश का काम क्या है कि जो पहले नहीं दिख रहा था, इसका मतलब जो वस्तु पहले अदृश्य होती है उसको क्या बना देता है? प्रकाश दृश्यमान बना देता है। हाँ दोस्तों, प्रकाश क्या बना देता है? उसे दृश्यमान। यानी अगर मैं प्रकाश की एक लाइन में अगर परिभाषा देना चाहूं तो दोस्तों क्या परिभाषा हो जाएगी कि प्रकाश वह भौतिक अनुभव है, या फिर प्रकाश वह भौतिक माध्यम है। प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जो अदृश्य को दृश्यमान बना देता है, जो अदृश्य को दृश्यमान बनाते हैं। मतलब जो पहले कुछ दिखता नहीं है वो पहले प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखने लग जाता है। यानी प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जो अदृश्य को दृश्यमान बना देता है, जो अदृश्य को दृश्यमान बना देता है। दोस्तों एक लाइन अगर ये प्रकाश के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं, चाहे इसे प्रकाश की परिभाषा बोल दो, डेफिनेशन बोल दो कि प्रकाश वह भौतिक अनुभव होता है या माध्यम होता है जो किसी भी अदृश्य वस्तु को क्या बना देता है दोस्तों? दृश्यमान बना देता है। यानी जो पहले वस्तु हम देख नहीं पाते थे, देख नहीं सकते थे, वो प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देने लग जाती है। दोस्तों क्या होता है? दिखाई देने लग जाती है। तो प्रकाश का काम एक हुआ कि जो पहले अदृश्य था उसको प्रकाश ने क्या बना दिया? दृश्यमान बना दिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रकाश के स्रोत की कि प्रकाश किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों प्रकाश के 3 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं दोस्तों? प्रकाश के 3 स्रोत। पहला स्रोत अगर दोस्तों मैं बात करूं कौन सा होता है, तो प्राकृतिक स्रोत। दोस्तों प्राकृतिक स्रोत सभी जानते हैं। प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं प्रकाश के कि जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है? वो कौन होते हैं? जैसे सूर्य। दोस्तों कौन होता है? सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारे। हाँ दोस्तों ये सभी कौन से स्रोत है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। अगर दोस्तों मैं बात करूं कृत्रिम स्रोत, हाँ दोस्तों जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो संश्लेषित होते हैं, उन्हें बोलते हैं कृत्रिम स्रोत प्रकाश के। वो कौन कौन है दोस्तों? आपके घरों में आप बल्ब लाते हो, आप दोस्तों ट्यूबलाइट लगाते हो, ये सब कौन से स्रोत होते हैं प्रकाश के? ट्यूबलाइट, बल्ब और टॉर्च, ये सभी कौन से हैं? कृत्रिम स्रोत। हाँ दोस्तों कौन से स्रोत होते हैं? कृत्रिम। अगर मैं बात करूं प्रकाश के तीसरे स्रोत की तो उन्हें बोलते हैं जैव स्रोत। दोस्तों कौन से होते हैं? जैव। दोस्तों आप सभी ने
आपने देखा होगा एक लाइट वाला कीड़ा होता है दोस्तों, लाइट वाला कीड़ा होता है जिसमें से लाइट जलती हुई दिखाई देती है अगर वो उड़ता है तो दोस्तों उस कीड़े का नाम है जुगनू। दोस्तों क्या नाम है उसका? जुगनू। ये दोस्तों जुगनू जो स्रोत होता है कौन सा स्रोत होता है? जैव स्रोत। जिससे भी हमें प्रकाश मिल रहा है वो प्रकाश के क्या है? स्रोत। मैंने प्रकाश के स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? प्राकृतिक, कृत्रिम और जैव। प्राकृतिक हो गए आपके सूर्य, चंद्रमा, तारे। और अगर मैं बात करूं कृत्रिम स्रोतों की तो हो गए बल्ब, ट्यूबलाइट और टॉर्च। जैव स्रोतों की बात करें तो हो गया जुगनू। कौन हो गया दोस्तों? जुगनू। देखिए हमने प्रकाश की परिभाषा पढ़ी कि प्रकाश वह भौतिक अनुभव होता है जो किसी अदृश्य वस्तु को क्या बना देता है? दृश्यमान। यानी पहले जो कुछ दिख नहीं रहा था उसे दिखाने लग जाता है। कौन? प्रकाश। फिर मैंने बात किया प्रकाश के 3 स्रोत, प्राकृतिक, कृत्रिम और जैव। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में कि प्रकाश की दोस्तों प्रकाश की अगर मैं नॉर्मली अगर सामान्य जानकारी में देखूं दोस्तों तो प्रकाश की सीधी किरण को, प्रकाश के पथ को या फिर प्रकाश की एक सीधी रेखा को तो आपको पता है क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण। यानी प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश के पथ को यानी प्रकाश के या फिर सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण। दोस्तों प्रकाश किरण किसे कहते हैं? कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और उस जिस पथ पर वो गमन करता है उस पथ को ही प्रकाश किरण कहा जाता है। तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। उसके बाद में अगर दोस्तों मैं बात करूं कि प्रकाश की ऊर्जा को किसमें नापा जाता है दोस्तों? अगला डैश है कि प्रकाश की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें नापा जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। यानी जिसके शॉर्टकट में अगर देखें तो उसे बोलते हैं ईवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईवी। हां, प्रकाश की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। यानी प्रकाश की ऊर्जा को अपन किसमें नापते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सूर्य में आपको पता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया चलती है, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होता है। उसमें आपको पता है कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों? तो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों तो लास्ट में क्या लग रहा है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का तो मान होता है 10 की पावर 6। बाकी जो पीछे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको किसमें मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है दोस्तों। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, इसके बारे में 5 वैज्ञानिक अलग अलग आते हैं, वो अपनी मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रकाश कौन सी तरंग होती है दोस्तों, प्रकाश कौन सी, तो ध्यान रखना प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं दोस्तों। कौन सी होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में जो एक गुण ऐसा बताइए जिनसे उसमें विभेद किया जा सके कि ये ध्वनि गुण है, ये ध्वनि तरंगे होती हैं और ये प्रकाश तरंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों ध्रुवण। वो घटना कौन सी होती है? हां, ध्रुवण। प्रकाश की जो किरणें हैं वो ध्रुवण की घटना दर्शाती है, जबकि ध्वनि तरंगे ध्रुवण की घटना नहीं दर्शाती। और एक और बात, ध्रुवण की जो भी घटना दर्शाती है ना, इसका मतलब वे तरंगे कौन सी प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ। दोस्तों कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश तरंगे बताइए कि अनुदैर्ध्य होती है या फिर अनुप्रस्थ होती है, तो दोस्तों इसका आंसर आप दे सकते हो कि प्रकाश तरंगे कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे होती है दोस्तों। अगर मैं उसके बाद में बात करूं कि प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो दोस्तों कितना होता है, तो प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है दोस्तों? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान दोस्तों किसका मान है? तरंग दैर्ध्य का मान। यानी कोई प्रकाश की किरण की जितनी ज्यादा दूरी तक जाती है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही ज्यादा होता है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान है, मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों, लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है दोस्तों। लगभग कितना होता है, जिसको 4000 से 8000 भी बोल देते हैं, इसको 3900 से लेकर डायरेक्ट 7800 भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन ने लगभग ले लिया 3800 एंगस्ट्रॉम से दोस्तों कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होता है दोस्तों? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है।
इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी है, यानी वे घटनाएं जिसमें प्रकाश उत्तरदायी होता है, वे घटनाएं जो प्रकाश के कारण घटित होती है, तो दोस्तों वो कौन कौन सी घटनाएं वो देखते हैं कि प्रकाश की घटनाएं कौन से हैं। उन्हें दोस्तों कौन सी घटना बोला जाता है, प्रकाशिक घटनाएं। कौन सी घटनाएं बोलते हैं दोस्तों, प्रकाशिक घटनाएं। और दोस्तों ये प्रकाशिक घटनाएं कौन कौन सी है, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, अपवर्तन। कौन सा सुना होगा दोस्तों, अपवर्तन। बिल्कुल, अपवर्तन जो घटना होती है वो कौन सी होती है, प्रकाशिक घटनाओं में है। उसके बाद में है दोस्तों परावर्तन, परावर्तन। उसके बाद में है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों व्यतिकरण, और दोस्तों व्यतिकरण। उसके बाद में दोस्तों विवर्तन। दोस्तों आगे क्या है, विवर्तन, कि प्रकाश अगर किनारों पर से मुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विवर्तन। उसके बाद में है ध्रुवण। दोस्तों कौन सी घटनाएं हैं, ध्रुवण। उसके बाद में आपने कॉम्पटन प्रभाव, रवन प्रभाव, ये भी सब कुछ पढ़े होंगे। तो ये सब जो घटनाएं होती है कौन सी होती है, प्रकाशिक घटनाएं, यानी ईटीसी। दोस्तों इन घटनाओं में अगर अपन देखते हैं कि किसके कारण घटित हो रही है या इनमें मेन चीज क्या होती है, तो दोस्तों होती है प्रकाश। इसलिए इन घटनाओं को बोला जाता है प्रकाशिक घटनाएं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सूर्य, आपको पता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। और सूर्य में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके कारण सूर्य में जो है ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। मैंने बताया था ना आपको कि एक बार जो रिएक्शन होती है सूर्य के अंदर 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का निर्माण करती है। 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का निर्माण करती है। उसके बाद में मैं देखूं कि सूर्य की जो प्रकाश किरण है, सूर्य के प्रकाश किरण को 8 भागों में बांटा है। दोस्तों कितने भागों में, 8 भागों में। सूर्य के प्रकाश को डैश है कि अगला पॉइंट है कि सूर्य के प्रकाश को 8 भागों में बांटा गया है। सूर्य के प्रकाश को 8 भागों में बांटा है। और उन 8 भागों को दोस्तों क्या कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखना, बांटा गया है। और उन 8 भागों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कि उन भागों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। दोस्तों क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को 8 भागों में बांटा है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि सूर्य के प्रकाश में रंग कितने होते हैं। अगर ये प्रश्न हो कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं तो उसका आंसर है 7। लेकिन मैं पूछूं कि सूर्य के प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया, यानी कितने प्रकाश की किरणें आपस में सूर्य के प्रकाश के साथ साथ आती है, तो ध्यान रखना 8। कितने, 8। और उन सबको क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उन 8 भागों को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कि सर लेकिन ये 8 भाग बताइए तो सही, ये 8 भाग बताइए कि कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा। पहले दोस्तों नाम याद रखो, RMI। सर ये RMI का मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। R का मतलब होता है रेडियो और M का मतलब होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। उसके बाद में I का मतलब होता है इंफ्रारेड। क्या होता है दोस्तों, इंफ्रारेड वेव, यानी अवरक्त तरंगे। हिंदी में बोल दूं, R से ये रेडियो तरंगे बन जाती है, रेडियो तरंगे। उसके बाद में माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद में इंफ्रारेड का मतलब है अवरक्त तरंगे। दोस्तों क्या होती है, अवरक्त तरंगे। RMI सर 3 तो यार, ये तो 3 ही है, आपने तो 8 बताई थी। अरे बिल्कुल पेशेंस रखिए, 8 की 8 आएगी और एक साथ आएगी। फिर होता है दोस्तों VUX। क्या होता है दोस्तों, VUX। V से क्या बन गई दोस्तों, विजिबल। V से क्या बन गई दोस्तों, विजिबल यानी होती है दृश्यमान किरणें। कौन सी होती है, दृश्य भाग या फिर दृश्य किरणें। क्या बोला जाता है इनको, दृश्य किरणें। उसके बाद में होती है U से होती है दोस्तों अल्ट्रावायलेट। ये तो आपने भी सुन रखा होगा, अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट का होता है पराबैंगनी किरणें। क्या होता है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। हाँ, ये वही पराबैंगनी किरणें हैं जिनकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों X का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्स किरणें। क्या होती है दोस्तों, X। आप करवा के लाते हो ना,
कि एक्सरे करवा के लाए हैं, डॉक्टर लिख देता है अगर आपके कोई भी फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है तो उन्हीं को बोला जाता है एक्स किरणें। हाँ दोस्तों, उसका मतलब सर ये तो 6 ही हुई हैं, आपने तो 8 बता रखी है। अरे 2 भी आ रही है और 2 को याद रखोगे जी सी। अरे जी से क्या बन गया? गामा। जी से क्या बन गया? गामा, यानी गामा किरणें, गामा किरणें। और सी से बन जाता है दोस्तों कॉस्मिक। क्या बन जाता है दोस्तों? कॉस्मिक। और कॉस्मिक का अर्थ होता है अंतरिक्ष किरणें। क्या होता है दोस्तों? अंतरिक्ष। जी से गामा किरणें और सी से आपका बन जाता है अंतरिक्ष किरणें। क्या बन जाता है? अंतरिक्ष किरणें। ये 8 प्रकार की किरणें और आपको मैंने ट्रिक सहित बता दी। और ट्रिक भी है, बहुत अच्छी ट्रिक है कि RMI रेडियो माइक्रोवेव इंफ्रारेड, VUX विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स किरणें और जीसी का मतलब होता है गामा किरणें और कॉस्मिक किरणें। ये दोस्तों 8 प्रकार की किरणें होती है जो कि सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। यानी ये बोल दिया जाए कि सूर्य के प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो आप आंसर दे सकते हो कि सूर्य के प्रकाश को 8 भागों में बांटा गया है और वो 8 भाग आपके सामने हैं। एक बात और याद रखनी है दोस्तों, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो दोस्तों, हाँ अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो, यानी किरणों के सीक्वेंस अगर आप देखते हो, अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो 2 चीजों के मान दोस्तों, आवर्ती और ऊर्जा। किसका मान बोल रहा हूं दोस्तों? आवर्ती और ऊर्जा। आवर्ती और ऊर्जा के मान में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि। क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो आवर्ती और ऊर्जा का मान बढ़ता है। आवर्ती और ऊर्जा का मान बढ़ता है जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि अवरक्त किरण की आवर्ती ज्यादा होगी या फिर दृश्य किरणों की, तो ध्यान रखना दृश्य किरणों की, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर आवर्ती और ऊर्जा के मान में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि सूक्ष्म तरंगों की आवर्ती ज्यादा होगी या फिर पराबैंगनी की, तो किसकी होगी? पराबैंगनी की आवर्ती ज्यादा होगी। और दोस्तों आपको पता है कि आवर्ती का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य है। क्या होता है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। एक बात अगर कि भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आवर्ती का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक लाइन और लिख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मान घटे जाएगा। किसका मान? तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा। यानी ऊपर से नीचे आने पर आवर्ती और ऊर्जा तो बढ़ती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य हमारी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी अगर मैं पूछूं कि बताइए कि अंतरिक्ष किरणों की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी या फिर पराबैंगनी किरणों की, तो क्या होता है? पराबैंगनी की किरणों की तरंग दैर्ध्य कम और अंतरिक्ष की क्या होगी? नहीं, उल्टा, कि पराबैंगनियों की किरणों की तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा और आपको पता है कि नीचे आने पर घट रही है, तो इसका मतलब इन तीनों की इससे क्या रहेगी? कम। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी रहती है? यानी रेडियो तरंगों की। किसकी रहती है? बिल्कुल रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान क्या रहता है? सबसे ज्यादा। ऊपर से नीचे आने पर आवर्ती और ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जबकि तरंग दैर्ध्य के मान में क्या होती है? कमी। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको 4 किरणों के नाम दे देगा, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, तो आप बता सकते हो। वो प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से चारों तरंगों में से तरंग दैर्ध्य का मान किसका सबसे ज्यादा है या फिर किसका सबसे कम है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि ये 2 किरणें हैं जिन की ऐसी किरण कौन सी है जिसका तरंग दैर्ध्य का मान कि भाई दृश्य किरणों से तो क्या हो दोस्तों? अधिक हो, और क्या नाम से एक्स किरणों से क्या हो दोस्तों? कम हो। तो आपको बताया कि नीचे आने पर क्या हो रहा है? मान कम हो रहा है, तो बीच वाला ही होगा आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप आवर्ती, ऊर्जा या फिर तरंग दैर्ध्य से संबंधित किरणों के जो प्रश्न आते हैं उनको आसानी से कर सकते हो। ये सूर्य के प्रकाश के 8 भाग हैं, RMI, VUX और GC। ये 8 के 8 भाग आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ज्यादा हार्डली काम नहीं है, मैंने बिल्कुल इजी कर दिया है ट्रिक बता के। RMI, VUX और GC। दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सूर्य के प्रकाश की किरणों को, एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों इन किरणों में से, अभी थोड़े एग्जाम का नाम याद नहीं है मेरे को, लेकिन एक शानदार प्रश्न आया था कि बताइए कि जो प्रकाश होता है वो सूर्य की किरण का कौन सा भाग होता है। तो दोस्तों अपन ने VUX में देखा था, V से विजिबल, V से क्या पढ़ा था? विजिबल, यानी जो दृश्य किरणें होती है जो अपन को दिखाई देती है। दोस्तों आपको अवरक्त किरणें दिखती है क्या? एक्स किरणें दिखती है क्या? अंतरिक्ष किरणें दिखती है क्या? या फिर रेडियो किरणें दिखती है क्या? कोई सी भी किरण आपको दिखती नहीं है। मतलब अगर
पर अपन को ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो कौन सा भाग होता है? दृश्य भाग। कौन सा भाग होता है? दृश्य भाग। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा भाग होता है? प्रकाश किरणें, तो दृश्य भाग होता है दोस्तों, जो हमें सामान्य रूप से दिखाई देता है। हमारे चारों तरफ जो उजाला दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो कौन सा भाग होता है? दृश्य भाग दोस्तों। कौन सा भाग होता है? दृश्य भाग। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी में, तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानकारी करेंगे। किसके बारे में जानकारी करेंगे? प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि बताइए कि प्रकाश की प्रकृति है क्या, कि यानी प्रकाश कण होता है, प्रकाश तरंग होता है, या फिर प्रकाश कण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत देने के लिए आए वो कौन आए थे दोस्तों? हाइगेंस आया था। कौन नंबर पे? एक नंबर पे कौन आया? हाइगेंस आया। और हाइगेंस ने क्या कहा था? हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है दोस्तों? तरंग है। तो इसे बोलते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। उसके बाद में दोस्तों हाइगेंस के बाद में कौन आया था? न्यूटन आया था। और न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश क्या है? कण। इसलिए दोस्तों न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, उसे बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। यानी न्यूटन ने प्रकाश को कहा, क्या कहा? कण कहा। उसके बाद भी दोस्तों एक और वैज्ञानिक आए थे, मैक्सवेल दोस्तों। कौन आया था? मैक्सवेल। और इसे बोला जाता है कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? एक बिन व्हाइट में लिख देता हूं, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी इसने प्रकाश को किरण तो कहा, लेकिन कौन सी कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा इसने। क्या कहा इसने तरंग तो बोला था, लेकिन कौन सी? विद्युत चुंबकीय। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और यह किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वाला। जो चौथे नंबर पे आया वो कौन आया था दोस्तों? प्लांक। कौन आया था? प्लांक। और प्लांक ने दिया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दोस्तों। क्या दिया था? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यानी जो प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में पाया जाता है, और उन्हीं को बंडलों को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वांटम। एक और नाम सुना होगा कि प्रकाश के कणों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आंसर ही देना है आपको, फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? फोटोन। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उसके बाद में दोस्तों ये चार वैज्ञानिक आ गए। उसके बाद में पांचवें नंबर पे आए थे डी ब्रोगली दोस्तों। कौन आया था? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। कौन सी प्रकृति का? द्वैत प्रकृति का। यानी इसने प्रकाश को कण भी कहा और प्रकाश को क्या बोला इसने? तरंग। यानी प्रकाश कण भी है और प्रकाश कण भी है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रकाश कण भी होता है और प्रकाश तरंग भी होता है। और यही सिद्धांत अब तक सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे अपन लोग आज तक मानते हैं। क्यों इसने ऐसा सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि इसने देखा कि प्रकाश के आधे गुणों की व्याख्या तरंग सिद्धांत से दी जा रही है और आधे गुणों की व्याख्या कण सिद्धांत से दी जा रही है। तो इसने कहा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, यानी प्रकाश की दो दो प्रकृतियां होती है, कि प्रकाश कण भी होता है और प्रकाश तरंग भी होता है। यह किसने दिया था दोस्तों? डी ब्रोगली ने। तो अगर पूछा जाए कि द्वैत, दोस्तों डायरेक्ट सिद्धांत से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं कि बताइए कि तरंग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है प्रकाश के, तो कौन है? हाइगेंस। बताइए कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत मैक्सवेल, क्वांटम का सिद्धांत प्लांक, और द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली। पांचों वैज्ञानिकों के नाम आपको एज इट इज याद होने चाहिए दोस्तों। कैसे याद होने चाहिए? एज इट इज, सीक्वेंस से बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए। सीक्वेंस नहीं तो कम से कम सिद्धांत का तो आपको वैज्ञानिक तो पता रहे कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अब तक जो सिद्धांत मान्य है वो कौन सा है? ये बिल्कुल एक लाइन वहां अलग से लिख लो दोस्तों, नोट डाल के, कि प्रकाश के कण को क्या कहा जाता है? फोटोन। प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं।
और अगर मैं प्रकाश तरंगों की बात करूं कि अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, फिर अनुप्रस्थ, तो कौन सी होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश की जो तरंगे होती है कौन सी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गया अपने प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारियां कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की ऊर्जा को किसमें नापा जाता है, प्रकाश की स्रोत क्या क्या है, प्रकाशिक घटनाएं क्या होती हैं, नॉर्मल सी एग्जाम्पल के लिए जैसे परावर्तन, अपवर्तन। उसके बाद में प्रकाश की प्रकृति के बारे में क्या कहा गया है, तो आपको पता है कि 5 वैज्ञानिक आए थे। उसके बाद में होता है कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को 8 भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके नाम। तो नॉर्मल सी जानकारी देखी थी अपन ने प्रकाश के बारे में। अब अपन प्रकाशिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और अपनी जो पहली घटना आती है वो होती है परावर्तन। कौन सी घटना होती है दोस्तों? परावर्तन। तो आपका जो अगले वाली जो रहने वाला है टॉपिक, इसमें क्या रहने वाला है? प्रकाश का परावर्तन दोस्तों। क्या रहेगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये अपन पहली घटना पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले समझते हैं परिभाषा क्या होती है कि ये सर प्रकाश का परावर्तन ये है क्या चीज। तो कुछ नहीं होता है, अगर आप किसी भी दीवार पर बॉल मारते हो तो बॉल टकराकर आपके पास आ जाती है। तो दीवार ने क्या किया? दीवार को जो अपन बोल दे अगर परावर्तक पृष्ठ, क्या बोल दे दोस्तों? अगर मैंने आपकी दीवार को क्या बोल दिया दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ बोल दिया, यानी दीवार को क्या बोल दिया आपको? परावर्तक पृष्ठ। और अगर इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई भी बॉल मारता हूं तो टकराकर वापस आ जाती है। तो दोस्तों अगर मैं बॉल की जगह क्या ले लूं? प्रकाश की किरण। क्या ले लूं? प्रकाश की किरण। कि ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और टकराकर कहां जा रही है? इधर की साइड वापस आ जाती है। आई तो ऐसे थी, टकराकर वापस उसी दिशा में आ गई। दोस्तों क्या है दीवार के उधर जा पा रही है क्या? नहीं। तो देखो जिधर से आ रही थी ना उधर से ही वापस क्या रही, उधर ही वापस जा रही है। तो दोस्तों ये जो घटना कहलाती है प्रकाश की, इसी को बोलते हैं परावर्तन। यानी कोई प्रकाश की किरण अगर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है तो इसे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। और ध्यान रखना दोस्तों, आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली को बोलते हैं दोस्तों परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण। इतना बात ध्यान रख लीजिए कि आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित किरण होती है। जो परावर्तन का मतलब टकराकर वापस जहां से आई है वापस लौट जा, वापस लौट जा। तो प्रकाश की ये जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में अगर मैं देखूं कि सर प्रकाश का परावर्तन, इसके संबंधित कुछ मतलब उदाहरण तो आपको पता है कि टकराकर प्रकाश की किरण वापस जा रही है। जैसे कोई भी अगर आप क्या नाम से शीशा ले लो और शीशे में आपको पता है प्रकाश की किरण ऐसे आएगी टकराकर, आप फिर उसको दीवार पर उसको देखना, उसका फ्लैक्स उसका बनता है चमकीला सा, उस प्रकाश की किरण टकराकर वहां पहुंच जाती है, अंधेरा वाला भी जो भाग होता है वहां पे चल जाती है, आसानी से आपको दिख जाएगा। तो वो कैसे हुआ? कौन सी घटना है? वो प्रकाश का परावर्तन। कौन सी घटना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में अगर लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मैंने बताया कि आने वाली कौन सी किरण होती है? आने वाली होती है आपतित किरण। आने वाली कौन सी होती है? आपतित किरण। जाने वाली को मैं क्या बोल रहा हूं? परावर्तित किरण। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? परावर्तित किरण। आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित किरण। अगर जहां से इसका जो ये वापस मुड़ी है, अगर मैं इस पर एक अभिलंब ले लेता हूं, कितने डिग्री का? आपको पता है अभिलंब तो 90 डिग्री का ही होता है। कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का मैंने ये लंब डाल दिया जिसको बोलता हूं मैं अभिलंब। क्या बोलता हूं दोस्तों मैं? अभिलंब। ये क्यों लिया है? ये अपने एक कल्पना मात्र होती है, क्योंकि अपन को कोण लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? कोण। कौन से कोण? वो बता देता हूं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं दोस्तों आपतन
आपतन कोण। कौन सा कोण दोस्तों? आपतन कोण, जिसे आप आई से डिनोट करते हो। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण दोस्तों। कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण, यानी कोण आर से डिनोट कर देता हूं। तो आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित किरण, आने वाली ने बनाया आपतन कोण और जाने वाली ने बनाया आपका परावर्तन कोण, यानी जिनको अपन ने डिनोट कर दिया कोण आई से और कोण आर से। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम, तो ध्यान रखना परावर्तन के 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। यहीं लिख देता हूं कि पहला नियम कौन सा है, परावर्तन का पहला नियम कौन सा है। तो ध्यान देखिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु तल में स्थित होते हैं, यानी लिख दो आपतित किरण और डैश परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर दोस्तों दूसरा नियम, जो कि बहुत ही प्यारा नियम है प्रकाश के परावर्तन की घटना का, और दूसरा नियम यह कहता है कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण बनते हैं और उनका मान क्या होता है? बिल्कुल समान। यानी आपतन कोण का मान कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन की घटना में क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोई किरण अगर मान लीजिए 40 डिग्री के एंगल पर आपतित होती है, इसका मतलब यह है कि वो 40 डिग्री पर ही क्या होगी? परावर्तित होगी। अगर ये कोण 40 डिग्री का हुआ तो ये भी कितने का होगा? 40 का ही होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। और तीसरा जो नियम है वो स्टोक्स का नियम है। क्या है दोस्तों? स्टोक्स का नियम। मान लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में, सघन का मतलब होता है दोस्तों घना घना। दोस्तों क्या होता है? घना घना। जैसे मैं पानी और हवा की बात करूं तो पानी कौन सा माध्यम हो गया? सघन, क्योंकि आपको पता है कि पानी में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं और विरल में क्या होता है? कण दूर दूर। तो सघन और विरल दो माध्यम होते हैं। सघन का मतलब घना घना, विरल का मतलब दूर दूर। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, मैं इसे समझा ही देता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के तीसरा नियम कौन सा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे स्टोक्स का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम कहते हैं दोस्तों इसे, जो कि परावर्तन की घटना का तीसरा नियम भी है। और स्टोक्स का नियम यह कहता है अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से? सघन से। कहां जा रही है? विरल माध्यम में। कहां जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। तो स्टोक्स ये कहता है कि वो जिस कला से जाएगी, कला का मतलब होता है दोस्तों कोण, भाई जिस कला में जा रही है, और कलांतर का मतलब होता है आपको पता है कोणों में अंतर। तो आपको पता है अगर विरल से जाएगी तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। कहने का मतलब पूछा यह जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन की घटना में सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो बताइए कि उसका कलांतर कितना होगा। तो ध्यान रखें, सघन से विरल में जा रही है ना, तो कलांतर जो रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? 0 डिग्री। कलांतर 0 डिग्री रहने वाला है। कलांतर का मतलब होता है कोणों में अंतर, यानी वो जिस कला में जा रही थी उसी कला में वापस आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब वो सघन से कहां जा रही है? विरल की ओर। अगर मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों कि वो कहां जा रही है? विरल से। अगर उल्टा कर दो, विरल से कहां भेजो? सघन की ओर। विरल से कहां भेजो? सघन की ओर भेजो दोस्तों। तो ध्यान रखना, वो जिस एंगल कला में जाती है वो उसके विपरीत वैसे आती है कि जाएगी तो ऐसे और आएगी ऐसे। तो दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए कि सर इसका कलांतर बताओ, तो इसका कलांतर होता है 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 180
80 डिग्री। और इस नियम को कहते हैं अपन स्टोक्स का नियम। ये अपनी असिस्टेंट वाली जो साइंटिस्ट के असिस्टेंट वाली एग्जाम होती है ना, असिस्टेंट साइंटिस्ट, उनमें एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। उसमें 7% पूछा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो परावर्तन की घटना में तो बताइए कि उसके कलांतर जो है वो कितना होगा। तो ध्यान रखें, सघन से विरल की ओर कलांतर कितना, 0 डिग्री। कितना रहेगा, 0 डिग्री। लेकिन उसी की जगह अगर विरल से सघन की ओर जाए, अरे सघन का मतलब होता है घना घना। सघन का मतलब जैसे अगर मैंने हवा और पानी की बात करी तो पानी क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और हवा क्या हो जाएगी, विरल माध्यम। लेकिन हम बात करूं जैसे पानी और किसकी बात करूं, कांच की, पानी और कांच की, तो आपको पता है कांच में कण थोड़ा सा और पास आ जाते हैं तो कांच क्या हो जाएगा, सघन, और उसकी जगह उसकी तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो पानी क्या हो जाएगा, विरल। कोई माध्यम के लिए फिक्स नहीं कर सकते कि ये विरल है या सघन माध्यम है, ये उसके ऊपर कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कंपैरिजन, उसका कंपेटिटर कौन है, कौन उसका प्रतिद्वंदी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको पता है कि विरल से जाएगी, विरल यानी होता है उथला उथला, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टकराकर जैसे जा रही है वैसे आ रही है। लेकिन उसकी जगह अगर आप ऐसे याद रखो कि सघन, सघन का मतलब घने से अगर टकराएगी तो जैसे जाएगी। मान लीजिए अगर मैं भी दीवार में अगर मान लीजिए सिर अपना मारूंगा तो आपको पता है जैसे जाऊंगा वैसे तो जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो ऐसे हंसते हंसते, लेकिन आऊंगा अपना सिर पकड़ के, क्योंकि दीवार से अगर सिर पड़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है चोट लगेगी। तो सघन से टकराएगी तो जैसे जाते हैं वैसे तो वापस नहीं आते, कुछ ना कुछ होके आता है। तो फचाट का के, ऐसे याद रखो कि जाती तो ऐसे है लेकिन आती कैसे, फचाट का के वापस आती है, यानी उसका जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। और ये किसका नियम है दोस्तों, स्टोक्स का नियम है, जिसे अपन परावर्तन का तीसरा नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों परावर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि परावर्तन होती क्या चीज है, कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में अगर लौट आती है तो प्रकाश की ये जो घटना कहलाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के आपको तीनों नियम पढ़ा दिए मैंने। और नियम पहला क्या था कि आपतित यानी आने वाली, परावर्तित यानी जाने वाली, और अभिलंब बीच में 90 डिग्री का जो लंब डालते हैं, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम बहुत ही जगह काम भी आता है, दूसरा नियम अच्छा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर। यानी अगर आप सोचो, अगर आप बॉल को अगर आप ऐसे मारोगे, ठीक है, तो जैसे मारोगे उतने एंगल पर वो टिप करके वहां जाएगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मान एंगल चेंज कर दिया नीचे, तो जब टिप करके तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज। यानी आपने जितने डिग्री पर कोई किरण आपतित होती है उतने डिग्री पर वो क्या होती है, परावर्तित होती है। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, एज इट इज बराबर। क्या होते हैं दोनों, यानी कोण आई बराबर कोण आर। और तीसरा नियम आपके जस्ट सामने है, जिसे अपन स्टोक्स का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोक्स का नियम। और अगर देखा जाओ कि सर परावर्तन की घटना में चेंज क्या हो जाता है, यानी जो आने वाली किरण और जो जाने वाली किरण है, दोनों में अगर मैं गुणों की बात करूं, जैसे तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आयाम, तीव्रता, तो सर इन गुणों की अगर आप बात की जाए तो इनमें कौन सा गुण चेंज भी होता है, क्या कौन सा गुण चेंज नहीं होता है। तो ध्यान दे दोस्तों, नोट लगा के ये लाइन लिख लिया आपको कि प्रकाश की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या लिखोगे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में कुछ नहीं बदलता। यानी अगर मैं बात करूं प्रकाश के परावर्तन की घटना में तरंग दैर्ध्य, किसकी बात करूं, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती तथा वेग नहीं बदलते, तथा वेग नहीं बदलते। लेकिन दोस्तों एक चीज, यानी दो चीज है दोस्तों, एक नहीं दो चीज है। कौन कौन, आयाम और तीव्रता। दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, आयाम व तीव्रता, ये दोनों बदल जाती है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की घटना में परिवर्तित होने वाली राशियां, और पूछा जाता है कि कौन कौन सी है, तो अगर आयाम दिखे तो वो लगाओ टिक, और तीव्रता दिखे तो वो भी लगा दो। तो आयाम व तीव्रता बदल जाते हैं, आयाम व तीव्रता बदल जाते हैं।
तो ध्यान रखना दोस्तों, इस बात को आप जहन में नोट डाल के बसा लो कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में वह राशियां बताओ जो बदलती नहीं है। तरंगदैर्ध्य, आवर्ती तथा वेग वगैरह कुछ नहीं बदलता है, बदलता तो क्या है, सिर्फ आयाम और तीव्रता। क्या बदलती है दोस्तों, आयाम और तीव्रता। तो मोटे मोटे तौर पर अपन ने प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा करी है। अब प्रकाश के परावर्तन का सर हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो भी बता दो। तो दोस्तों दो ही उपयोग है इसके मेनली, हाँ बिल्कुल दो ही उपयोग है। अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण किसके सिद्धांत पर काम करते हैं तो आंख मीच के आंसर कर देना दोस्तों, परावर्तन की घटना पर। किस पर काम करते हैं, परावर्तन की घटना पर। और दोस्तों कि सामान्य जीवन में अपन जो सामान्य रूप से ये वस्तुओं को देख पा रहे हैं ये भी किसके कारण देख पा रहे हैं, परावर्तन की घटना पर। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश आएगा, इन पर गिरेगा और गिरकर कहां जाएगा, हमारी आंखों पर, और जो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए उसी को तो कहते हैं परावर्तन, उसी को तो कहते हैं परावर्तन। तो वस्तुओं का दिखना और दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब या वस्तुओं का प्रतिबिंब जो दिखता है वो परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं दोस्तों। किस पर आधारित होते हैं, परावर्तन की घटना पर। अगर आपसे पूछा जाए कि परावर्तन की घटना पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो परावर्तन पर आधारित घटनाएं क्या लिखोगे, डैश है अपना, यानी पॉइंट, परावर्तन की घटना पर, परावर्तन की घटना पर आधारित घटनाएं। पूरा इसमें लिख देता हूं थोड़ा सा। परावर्तन की घटना पर आधारित घटनाएं। और पहली घटना मैं बता रहा हूं कौन सी है कि दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखना, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दिखना, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दिखना। और अगर मैं बात करूं दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्रतिबिंब दिखना, और दूसरा एग्जाम्पल वो क्या है कि वस्तुओं का दिखना। क्या है, वस्तुओं का दिखाई देना, वस्तुओं का दिखाई देना। क्योंकि प्रकाश आएगा और वस्तुओं पर गिरेगा और वो प्रकाश फिर टकरा कर वस्तुओं से कहां आएगा, हमारी आंखों पर आएगा, और हमें पता लग जाएगा कि यहां पर रामलाल खड़ा हुआ है, यहां पर श्यामलाल खड़ा हुआ है, यहां पर टेबल रखी हुई है, यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, यहां पे सर पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब जो घटनाएं होती हैं किसके कारण होती है, परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण, यानी वस्तुओं का दिखाई देना। तो दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखना और वस्तुओं का दिखाई देना, ये सब किस पर आधारित होते हैं दोस्तों, परावर्तन की घटना पर। किस पर आधारित होते हैं, परावर्तन की घटना पर। दोस्तों अपन परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, वो सब उन पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। दोस्तों आपको, मुझे लगता है कि अपने जो थ्योरी का ये अपन ने सेशन स्टार्ट किया है बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, और आगे भी आप हमारी क्लासों को हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी जैसा आप लोग चाहते हो वैसा आपको सब कुछ मिलेगा। एग्जाम में आने वाले पर्सन, एग्जाम में आने वाली चीजें आपको बिल्कुल स्मार्ट स्टडी की तरह एकदम तरीके से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये जो साइंस स्टार्ट किया आपके लिए, ये कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे फिर सेंट्रल लेवल की हो, सबके लिए रामबाण है, एक इलाज है। बहुत अच्छा आपके लिए मैं बिल्कुल मैटर अच्छे से तैयार किया आपने, मैंने आपके लिए। तो शांति से आपको बस क्लासें देखनी है अच्छे तरीके से, अपने नोट्स में बिल्कुल एकदम तरीके से फेयर बुक में एकदम नोट्स बनाने हैं तरीके से, पेन लेके कॉपी लेके। और दोस्तों मैं कह रहा हूं ये क्लासें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन अपन यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छे सेशन में और नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। नमस्कार।